हेलो जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। और आज हम आपको कुछ नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम बीइंग ए टीचर जो फील करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। और यहाँ जितने भी पेरेंट्स होंगे मेरे पास, या जो बच्चे भी होंगे, वो अगर ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे तो शायद एक हेल्प हो जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, हमारी 35 ईयर्स के बाद में चेंज हो रही है, और उसमें बहुत से चेंजेज आने वाले हैं। उन चेंजेस के लिए हमें क्या करना है, जो न्यू जनरेशन है उस न्यू जनरेशन को भी तैयार करना है। और अगर आप ये सोचो कि वो जनरेशन स्कूल के ऊपर टोटली डिपेंडेंट रहेगी और स्कूल उसे तैयार कर देगा, तो सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। उन सब में ना हम सब लोगों का कोऑपरेशन यहाँ पे चाहिए, क्योंकि उसके कोऑपरेशन के बिना तो काम नहीं चलता। ये 2 साल जो कोरोना रहा, इस कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज जो हमारे बच्चों में देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। बच्चे भी हेल्पलेस हैं, या बच्चों की कोई गलती नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो जो बच्चे देख रहे हैं ना, उनको क्या करा, उनको मजबूर कर दिया गया। उनके हाथ में वो हथियार पकड़ा दिया गया जिसके बारे में उनको नॉलेज थी नहीं, कैसे यूज़ किया जाता है। कहीं ना कहीं हम सब लोग मजबूर थे, लेकिन जो उसका जो रिज़ल्ट है ना, वो बहुत घातक रिज़ल्ट आ रहा है। ये फैक्ट है बीइंग ए टीचर, जो मैंने फ़ील किया, जो महसूस किया। और इसीलिए मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे हम धीरे धीरे अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे हम धीरे धीरे अपने बच्चों को जो है ना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हम सब की एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टीचर्स की है, स्कूल की है, किसकी है। जो हमारी कमिंग जनरेशन है ना, वो पूरे भारत का भविष्य है। अगर एक तरह से देखा जाए, भारत के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें थोड़ा सा अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ में किस तरह से चेंजेस करने हैं वो देखो। कोरोना टाइम आया, कहीं ना कहीं एजुकेशन को कंटिन्यूशन में रखने के लिए हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी। बच्चे थे हमारे, हमें मजबूरन बच्चों को हाथ में मोबाइल देना पड़ा, ऑनलाइन सर्विस देनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर जो बच्चा था ना, बच्चा बहुत छोटा है, बच्चे को नहीं पता होता, एक्चुअल में ही नहीं पता होता कि बच्चा सही कर रहा है या गलत कर रहा है। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, आज बच्चा स्टडी के अंदर काफ़ी लेवल पे बिछड़ चुका है। क्यों बिछड़ चुका है? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम बहुत से पेरेंट्स का, तो जो मैंने एक एटीट्यूड देखा, वो ये देखा, बच्चा पास हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऑनलाइन पेपर हैं ये सब। लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है इससे स्टडी के ऊपर। किस तरह से पड़ रहा है? जो हमारे स्कूलों के अंदर जो एजुकेशन होती है ना, वो एक बहुत ही बेसिक लेवल की एजुकेशन होती है, लेकिन जैसे ही बच्चे को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर हम बिठाते हैं, तो वहाँ पर बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन बच्चा नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि हमने बच्चे को दिया क्या? बेसिक नॉलेज तो दी ही नहीं। थोड़ा बहुत करा दिया ऊपर ऊपर से, जितना ज़रूरी था। जैसे 30% सिलेबस आपका डिडक्ट कर दिया गया था, अगर देखा जाए तो 9 to 12 के अंदर तो 30% डिडक्शन हो गया था। और 30% डिडक्शन जब आपका जेई और नीट हुआ, तो उसके अंदर पूरा का पूरा आया। इससे बैड इफ़ेक्ट क्या आया कि बच्चे अप टू मार्क्स नहीं हो पाए, कई डिप्रेशन में भी चले गए, कईयों के हालात बहुत ख़राब हुए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए फ्यूचर में किस तरह के स्टेप्स हमें उठाने चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ करा, मैंने तो जो बच्चों के साथ में एज़ यूजुअल, मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो मैंने बच्चों में फ़ील करा, महसूस करा। आई थिंक यू वॉन्ट बिलीव, जब भी मैं किसी बच्चे को देखती हूँ, स्कूल जाती हूँ, बच्चों को देखती हूँ कि बच्चा मिसबिहेव कर रहा है या उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आ रही, मुझे बहुत, कभी भी बच्चे के साथ में ऐसे फील नहीं होता कि ये इसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये बच्चे का फॉल्ट है ही नहीं। तो यहाँ पर आज हमें मिल कर के एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा, जहाँ पर हमारे पेरेंट्स और हम सब मिल कर के, टीचर, पेरेंट्स और बच्चा, सब मिल कर के एक भारत का मजबूत भविष्य बना सकते हैं। देखो बेटा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड होने जा रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, 20% इस ईयर से भी इम्प्लीमेंट हो गई है। आपने देखा होगा जो बोर्ड एग्जामिनेशंस जो आपके चल रहे हैं अभी, उसमें केस बेस स्टडी, होमली एग्ज़ाम थे, जैसे 9th और 10th के, सॉरी 9th और 11th के जो होमली एग्ज़ाम थे, वहाँ पर भी केस बेस सॉरी केस बेस स्टडी के क्वेश्चंस दिए गए हैं। और बहुत से स्कूलों के अंदर ऐसा है जहाँ पे उन्होंने 6th ऑनवर्ड्स भी
क्या किया है, 6th ऑनवर्ड्स भी उन्होंने इन सब चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जिस स्कूल में मेरा सन पढ़ता है उस स्कूल के अंदर मेरा बेटा 6th क्लास में है, अभी 6th क्लास के एग्ज़ाम दे रहा है। तो उस एग्ज़ाम का जब मैं देखती हूँ तो वहाँ केस बेस स्टडी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मीन्स बहुत अवेयर भी हैं वहाँ पर कई स्कूलों के अंदर, लेकिन कई स्कूलों के अंदर इस तरह की फैसिलिटी अभी भी प्रोवाइड नहीं है। तो यहाँ पेरेंट्स मिल करके क्या करेंगे, छोटे छोटे हमें स्टेप्स उठाने हैं। ऑलमोस्ट सभी बच्चों के एग्ज़ाम, होमली एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन 31 मार्च को ओवर हो जाएंगे। इसके बाद में जो ये गैप टाइम आएगा और जो होमली एग्ज़ाम वाले हैं, जो कमिंग बोर्ड क्लासेज हैं, जो बच्चे 11th में आने वाले हैं या फिर जो बच्चे 12th में आने वाले हैं, उन बच्चों के लिए क्या करना है, सबसे बड़ी बात, बच्चों का एक रूटीन बनाएं सभी पेरेंट कि किसी भी हाल में बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। किस तरह से, अगर आप ये कहोगे ना कि बच्चे को सारे दिन भर बच्चा पढ़ ले, तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। आपको क्या करना है, उसके हाथ से जो खतरनाक हथियार हमने पकड़ाया था ना, वो छुड़वाना है। लेकिन छुड़वाना कैसे है, एक साथ नहीं छोड़ेगा वो, मतलब ही नहीं बनता कि एक साथ में वो छोड़ दे। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना बेटा, 2 घंटे मोबाइल में तू गेम खेल ले, 1 घंटा मुझे पढ़ाई का दे दे। कहते हैं टेक केयर ऑफ लिटल थिंग्स एंड बिग थिंग विल टेक प्लेस इटसेल्फ। मार्क माई वर्ड, टेक केयर ऑफ लिटल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल टेक प्लेस इटसेल्फ। जब हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देंगे ना, तो बड़ी चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। माँ बाप को खुद मोबाइल फ़ोन से बाहर आना होगा, माँ बाप को खुद एक ऑब्जर्वेशन करना होगा बच्चों का। अगर पेरेंट्स ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे पेरेंट्स को चाहे लैपटॉप दे रखा है, मोबाइल दे रखा है, मैंने खुद दे रखा है, अपने बच्चों को दे रखा है, क्योंकि मेरी मजबूरी है देना। अगर मैंने नहीं दिया तो मेरे बच्चे अपडेट नहीं रहेंगे। लेकिन कितने टाइम के लिए देना है, कितने टाइम के लिए दें कि हम बच्चा उसमें से वो अपडेट भी रहे और डिग्रेड भी ना हो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब टाइम आ गया है कि बच्चों को थोरोली, चाहे एनसीईआरटी है, हरियाणा बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, कोई अदर बोर्ड है, जिस भी बोर्ड में बच्चा अपीयर होने जा रहा है, बच्चों को एनसीईआरटी के अलावा प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक्स भी, मैं किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द चाइल्ड। क्योंकि अगर मैं ये बात करूँ 6th 7th 8th की, मान लो मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर हम अदर रिसोर्सेज की बुक उठाएंगे तो बच्चा वहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए उसके पास बहुत कुछ मिलेगा। यहीं पर मैं सभी पेरेंट्स से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो 6th ऑनवर्ड्स, जो पेरेंट 6 to 8 के अंदर जो एक वो चली हुई है ना, जो धारणा चली हुई, हमने ट्यूशन भेज दिया और ऑल सब्जेक्ट का ट्यूशन लगा दिया, बच्चा 2 घंटे ट्यूशन पढ़ के वापस आ गया, यहाँ से भी एक अपना जो माइंड सेट है, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। कोशिश किया जाए कि स्पेशलाइजेशन वाले जो टीचर हैं, बच्चे का इंटरेस्ट चेक किया जाए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो इन हाउस ट्रेनिंग होगी वो हमारी 6th ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पहले क्या होता था, 11 12th में जाकर के बच्चा अपने स्ट्रीम लेता था, करियर चूज करता था। 9th क्लास में इस बार न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आ रही है, उस पॉलिसी में 9th क्लास में ही बच्चे को ये डिसाइड करना होगा वेदर ही वांट्स टू बिकम ए टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर ही मे बी। उसको जो भी बनना है उसे हर हाल में 9th ऑनवर्ड्स ये चूज करना होगा, और उसकी इन हाउस जो ट्रेनिंग रहेंगी वो 6th ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पेरेंट को हाई अलर्ट पे रहने की ज़रूरत है कि 6th में ये देखा जाए कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट है कहाँ पे। मान लो मैथ्स का इंटरेस्ट है तो वो ऑल सब्जेक्ट के अंदर उस बच्चे को ना डाले ट्यूशन के अंदर। पहली बात तो अगर आप घर में उसे पढ़ा सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं पढ़ा सकते तो ये फीस वीस बचाने का चक्कर छोड़ दो। एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है। किसी भी हालत के अंदर अगर आपको लग रहा है मेरे बच्चे का मैथ्स अच्छा है तो उसको ट्यूटर बैठाइए, बहुत अच्छा टीचर बैठाइए, हाई लेवल का टीचर बैठाइए। 6th क्लास के अंदर पूरी कोशिश की जाए कि 6th के कंसेप्ट टाइमली कंप्लीट करा करके 7th के कंसेप्ट थोड़े थोड़े कराने शुरू करें। बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही मैं, बहुत ज़्यादा की तो बात ही नहीं कर रही, थोड़ा थोड़ा शुरू करें। अगर मैं अपनी लैंग्वेज की बात करूँ, इंग्लिश ये सब्जेक्ट नहीं है, ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों को मोटिवेट करिए डायरी लिखने के लिए। अपने बच्चों को मोटिवेट करिए कि वो डायरी करें, डायरी लिखें।
दूसरी बात, जैसे 6 टू 8 वाले जो बच्चे हैं उनकी जो एसएसटी की बुक है, साइंस की बुक है, वो बच्चे खुद पढ़ें। और क्रैमिंग और रोट लर्निंग है ना, उसको तो बिल्कुल साइड में रख दो। क्रैमिंग और रोट लर्निंग क्या होता है? रट्टाफिकेशन। हमें बच्चों को रट्टाफिकेशन से बहुत ज़्यादा बचाना है, क्योंकि आगे फ्यूचर में अब रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगी। इसके लिए जो पेरेंट वेल अवेयर हैं, वो पेरेंट टाइम से ही अपने बच्चों को संभाल लेंगे तो मच बेटर रहेगा। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ बच्चा फाइट नहीं कर पाएगा। फिर अल्टीमेटली क्या होता है? डिप्रेशन में चला जाता है बच्चा। बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू हो जाती हैं। फिर ना पेरेंट समझ पाता है, ना बच्चा समझ पाता है। तो इसीलिए बच्चे के कैलिबर को 6th ऑनवर्ड्स चेक करना शुरू कर दें। बच्चे के ऊपर फोर्सफुली किसी भी चीज़ को ना थोपें। 6 ऑनवर्ड्स ये देखें कि 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में अगर वो हिंदी में भी अच्छा कर रहा है ना, तो करने दो। हिंदी में भी सॉरी, हिंदी में भी बहुत स्कोप है, बट हर फील्ड के अंदर ना एक्सेल करने की रिक्वायरमेंट है। जब हम लोग पढ़ते थे ना, आज से 15-20 साल पहले की बात है, जब हमने ग्रेजुएशन करी तो उस टाइम के ऊपर हमारे पास बहुत कम होते थे, ऑप्शंस कम होते थे। टीचर बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर, और बहुत सी सब चीज़ों को तो पता ही नहीं था। आज आप देखोगे फील्ड में बहुत वैरायटीज़ हैं बच्चों के पास में। तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या इन सब चीज़ के लिए बना है सॉरी, अदर चीज़ें भी बहुत हैं जहाँ बच्चा कुछ भी कर सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के कैलिबर को पहचानना कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है। अपने बच्चे को किसी के साथ में कंपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर बच्चे में यूनिक टैलेंट होता है, हर बच्चे के अंदर यूनिक कैलिबर होता है। उसी कैलिबर को हमें बाहर निकालना है और उसको ना एक्सेल करना है। अगर एक बच्चा साइंस में बहुत अच्छा है तो उसकी साइंस ही हमें बहुत अच्छी करनी है। अदर सब्जेक्ट के अंदर बेटा तू पासिंग मार्क्स ले, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में आपको क्या करना है? उसको एक्सेल करना है। उसका जो एक सब्जेक्ट है, उसके एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना और उसी के अंदर उसके कैरियर को हमें सेटअप करना है। लेकिन अगर एक साथ प्रेशर दोगे ना बच्चों के ऊपर, तो एक साथ प्रेशर के साथ भी बच्चा कभी भी काम नहीं करेगा। अब जो स्टूडेंट्स 12th में आएंगे, 12th वाले पेरेंट्स को मैं पहले ही बता के चल रही हूँ कि अपने बच्चों को जहाँ तक हो सके, चाहे कितना भी डिलीटेड सिलेबस है, 11th का है या 12th का है, आपको वो डिलीटेड वाले पोर्शन की तरफ देखना ही नहीं है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हमारे बच्चे के एग्ज़ाम में फुल सिलेबस आएगा और हमें अपने बच्चे के लिए फुल सिलेबस ही करना है। होमली एग्ज़ाम आई थिंक 11th और 12th के 20 मार्च तक मोस्ट प्रोबेबली सबके कंप्लीट हो लेंगे। अपने बच्चों को 12th के लिए प्रिपेयर करिए, और प्रिपेयर करना है किसके लिए? डीप नॉलेज के लिए। एक साथ प्रेशर मत डालिए, थोड़ा थोड़ा। सबसे पहली बात कुछ ये बताना चाहूँगी मैं पेरेंट्स को कि बच्चों को मोटिवेट करते रहना। बच्चे हैं बेचारे, बहुत छोटे बच्चे हैं। अगर आप उनसे उम्मीद करो ना, देखो पहले क्या होता था, पहले तो हम लोगों को पूछते भी नहीं थे। 15, 16, 17 साल की उम्र में बहुत छोटा छोटा बोल दिया जाता था, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। आज हमें उस उम्र के अंदर हम इतना ज़्यादा प्रेशर बच्चों पे डालें, हमें बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना। लेकिन हाँ, आप समझदार हो, आप लोगों को सबको पता है कि हमें क्या करना है। बच्चे से काम कराना है, वो बच्चा काम कर देगा आपको, लेकिन आपका अपना तरीका होना चाहिए कि उस बच्चे से आपको काम कैसे कराना है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ बच्चों को टाइम टू टाइम दोनों पेरेंट मोटिवेट करें अपने बच्चों को, किसी भी हाल के अंदर कि बेटा तू कर सकता है, ठीक है। प्रेशर ना बनाएं बच्चे के ऊपर, किसी भी तरह का प्रेशर बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने बच्चे के ऊपर। अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें कि वो कर सकता है तू नहीं कर सकता। हो सकता है जो दूसरों का बच्चा नहीं कर सकता वो आपका बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, तो वहाँ पर भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, एक साथ प्रेशर ना दे करके छोटी छोटी हैबिट उसकी डेवलप कीजिए। आपको सबसे पहले बता दूं, बहुत बार ऐसे होता है जब होमली एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चे क्लास में सो जाते हैं, और एक हम क्वेश्चन जब पूछते हैं ना उससे क्या कर रहे थे, तो उनका आंसर होता है रात भर इंस्टा चला रहे थे। तो पेरेंट्स इस बात का भी ध्यान रखें, फ़ोन दें ऐसा नहीं है, लेकिन एक लिमिट बनी हुई होनी चाहिए। उस लिमिट के अंदर पेरेंट क्या करे कि बेटा तू 10 बजे तक दे सकता है, 10 बजे के बाद मुझे फ़ोन देगा तू। और उसके पास फ़ोन नहीं होगा ना तो वो 1 घंटा 1.5 घंटा उससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकता वो, ठीक है। उसे बाउंड भी नहीं करना आपको, बिना बाउंड करे उस बच्चे से मोबाइल फ़ोन भी लेना है, उस बच्चे को लाइन पे भी लाना है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगेन आप लोग ये सोचोगे
कि स्टूडेंट फ्रेंडली हो रही है। मैं स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं हो रही, स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, गलती हम लोगों की है। हमने उन लोगों को इतनी फैसिलिटी दे दी गई हैं और हमने उन बच्चों को उनके कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे, बच्चा नहीं समझेगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन टेंडेंसी हमेशा क्या करती है, जो गलत चीज़ें होती हैं उनको बहुत जल्दी पकड़ती है, अच्छी चीज़ों को नहीं पकड़ती है। तो छोटे छोटे बच्चे 14-15 साल के बच्चे होंगे, उससे भी छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ इन सब चीज़ों को समझ पाते हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए बच्चों से फ़ोन भी लेना है, लेकिन उन्हें ये नहीं बताना कि तुमसे हमें फ़ोन लेना है ना। एक लिमिट बांध करके टाइम से उनका सोने का टाइम करो, सोने का टाइम भी उनका निश्चित करो, उठने का टाइम भी उनका निश्चित करो। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा कोप अप करे, क्योंकि बहुत से चेंजेज आएंगे और उस चेंजेस को बच्चा इमीडिएटली बियर नहीं कर पाएगा। बहुत से तो ऐसे होते हैं, मैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात करूं तो वो तो एक हवैया बना करके बैठे हुए हैं। रोट लर्निंग, क्रैमिंग सब ओवर होने जा रही है। बच्चे की थिंकिंग, उसकी स्किल, उसका पर्सपेक्टिव। आप कहीं जा रहे होते हो ना, अगर रोड पे चल रहे होते हो, अगर आपको रोड के ऊपर गड्ढा दिख गया, बच्चे से हज़ारों क्वेश्चनिंग करने शुरू कर दो। अगर आपको उसका पर्सपेक्टिव चेक करना है तो, अगर आपको ये देखना है कि इस बच्चे का विजन कितना है, अगर आपको ये देखना है कि मेरा बच्चा किस लेवल तक सोच सकता, देख बेटा आगे रोड पे गड्ढा था, इसका क्या क्या हो सकता है, वो बच्चा अपने आप बताएगा। तुम होते तो बेटा क्या करते, 2-4 एक क्वेश्चन और लगा लगा करके पूछना शुरू करो। बच्चों के साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो, बच्चों को कंपेयर मत करो किसी के साथ में, बच्चों की हैबिट बदलो, बच्चों को डेवलप करो। देखो, ये मान के चलना हर बच्चा अपनी लाइफ में सेट होगा, लेकिन एक अच्छा बच्चा बनाना, मतलब भारत के भविष्य को सुरक्षित करना, ये हम सब लोगों के हाथ में है। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए सभी पेरेंट्स, ये 10 दिन है, 15 दिन है जो न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है उसके लिए, और जो एग्ज़ाम दे लेंगे उसके बाद 15-20 दिन के अंदर, कहते हैं कि 21 दिन लगते हैं किसी भी हैबिट को सुधारने के लिए। तो ये अब ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से वो संभालेंगे। बच्चा खुद भी समझने की कोशिश करे, ऐसा ना सोचे कि पेरेंट्स तो जो है ना बिल्कुल गरीब बन गए, अब पेरेंट्स तो हमारे सामने झुक गए। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, हम सब जो कर रहे हैं वो आपके लिए ही कर रहे हैं। धीरे धीरे सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए तैयार करें। बहुत अच्छी है हमारी जो कमिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी रहेगी, वो स्किल बेस्ड है, बहुत अच्छी पॉलिसी है, जहाँ पर रोज़गार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा अपने आप करेगा सब कुछ, और बच्चा सीखेगा कि बहुत कुछ सीखने के लिए है इसमें। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों पे ध्यान देना है, बच्चों की हेल्थ पे भी ध्यान देना है, बच्चों की जो हैबिट है ना, जो डाइट है फूड हैबिट्स हैं, उनको भी हमें चेंज करना है और हेल्दी फूड की तरफ बच्चों को ले करके जाना है। बच्चों की मेंटल हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना है, मेंटल वेलनेस, उनकी वेलबींग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको इमोशनल सपोर्ट करना, उनको हर तरह से सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जहाँ तक हो सके उनके साथ में कोऑपरेट किया जाए, उनको समझाया जाए, टाइम टू टाइम उनकी काउंसलिंग की जाए, कंपैरिजन ना किया जाए। जिस फील्ड में भी वो बनना चाहते हैं उस फील्ड के बारे में उन बच्चों से पूरी राय ली जाए, और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि जो भी आप फील्ड चूज़ करो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें पता नहीं क्या होगा क्या नहीं करना होगा, पहले से सब डिसाइड करना है। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को जो है ना एंड अप कर रही हूँ। अगर ठीक लगे तो कमेंट करके बता देना, ताकि भविष्य में फिर कभी अगर हमें ऐसे लगा कि हमें बच्चों के लिए कुछ बोलने की रिक्वायरमेंट है तो हम फिर बोलना शुरू कर देंगे। नमस्कार।